Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365 एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लेंथी रहेगी, सो बी पेशेंस एंड क्लास में अटेंटिव रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास। तो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में सर्वोच्च न्यायालय को। राइट, आप सभी को पता है फाउंडेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक डिटेल कि न्याय व्यवस्था क्या है, किस प्रकार की न्याय व्यवस्था भारत देश में है। तो जब हम बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में दो प्रकार की व्यवस्था देखी जाती है, यानी कि द्वैध व्यवस्था वहाँ पे हम देखते हैं। स्टेट के वहाँ पे अलग सुप्रीम कोर्ट होते हैं और सेंट्रल लेवल पर अलग कोर्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें द्वैध व्यवस्था देखने को मिलती है जो कि राज्य स्तर पर अलग होती है और एक व्यवस्था होती है केंद्रीय स्तर पर। राइट, वहीं जब हम बात करें भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें शीर्ष स्थान पर हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं भारत की, तो इस प्रकार की व्यवस्था में कुछ देखने को मिलती है। ठीक है, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है जिसे हम एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, शीर्ष स्थान पर देखें सुप्रीम कोर्ट रहेगा, फिर हाई कोर्ट रहेगा और फिर रहेंगे हमारे जिला न्यायालय और जिन्हें हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। राइट, जो व्यवस्था है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकल व्यवस्था जिसे हम बोल रहे हैं, यह भारत के संविधान में किस स्रोत से ली गई है, पॉइंट मेरा ये है। ठीक, तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आप सभी को होता है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसने संघीय न्यायालय के उत्तराधिकार के रूप में इसे स्थापित किया गया है। संघीय न्यायालय क्या था? वह न्यायालय जो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर स्थापित किया गया था, उसे संघीय न्यायालय कहा गया था। हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय कहा गया था। उसका उत्तराधिकार के रूप में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो वर्तमान में काम कर रहा है, उसने उसका स्थान लिया है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, जो सर्वोच्च न्यायालय आज काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो उसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक, क्लियर पॉइंट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय संविधान में क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भारतीय संविधान में क्या क्या अनुच्छेद हैं, कौन से भाग में दिया हुआ है, कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो यह भारत के संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक दिया गया है। ठीक है, तो इन अनुच्छेदों में क्या क्या दिया हुआ है? इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, गठन से संबंधित, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित, उसके न्याय क्षेत्र संबंधित शक्तियां, प्रक्रिया, इन सब का उल्लेख इन अनुच्छेदों में मिलता है, जो कहां से कहां तक है? 124 से लेकर के 147 तक है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के गठन की, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की, या मैं बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना है उसकी मैं बात करूं, तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं उसे। ठीक, तो जब
सर्वोच्च न्यायालय गठित हुआ था, स्थापित हुआ था, वह उस समय यानी कि मूलतः सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है मूलतः कितने थे, 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। परंतु विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जो वर्तमान में संख्या है वो कितनी है, 34 है। यानी कि एक न्यायाधीश रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य। यह किसके माध्यम से ऐड हुआ है, यह अपडेट हुआ है 2019 में अपडेट हुआ था। ठीक है, समय समय पर बढ़ाई गई, लेकिन फाइनल क्या हुआ, अभी वर्तमान में 34 सर्वोच्च न्यायालय में जजेस की संख्या है। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश को काउंट किया गया है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों की सलाह और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्लियर। और अगर जब हम बात करें कि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश से अलावा जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जाती है। अब उस क्वेश्चन ये आता है कि परामर्श क्या है, परामर्श को क्या माने। तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने खुद से फैसले दिए हैं। ठीक है, 4 जजेस केस के यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो जो फर्स्ट केस था उसमें परामर्श के लिए बोला गया था कि सिर्फ ये सलाह है, सब में, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस, ठीक है, प्रथम केस जो न्यायाधीश मामला था उसका प्रथम केस आया था 1982 में। उसमें कहा गया था कि जो परामर्श है वो सिर्फ क्या है, वो है सिर्फ विचारों का आदान प्रदान। तो फर्स्ट केस की मैं बात करूं, इसमें 4 केस डिस्कस किए जाएंगे, फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस। तो फर्स्ट केस में बोला गया था कि परामर्श क्या है, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है, इसका मतलब सहमति देना नहीं होता है। ठीक है, ये बोला था फर्स्ट केस में, यानी कि जो सलाह दी गई है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वो बाइंडिंग नहीं है, वो क्या है, विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, क्लियर। लेकिन सेकंड जजेस केस में क्या बोला गया कि जो फर्स्ट केस में दिया गया फैसला था उसको बदल दिया और बोला कि परामर्श का मतलब होता है सहमति प्रकट करना। ठीक है, यानी कि सहमति प्रकट करना होता है, परामर्श का मतलब ये नहीं है विचारों का आदान प्रदान करना। अब बोल दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि विचारों, जो परामर्श का मतलब हो गया सहमति प्रकट करना। अब सहमति ऐसे थोड़ी सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश ने अपने मन से कुछ मुंह उठाया और बोल दिया, किसी का भी नाम ले दिया, है ना। तो उन्होंने बोला, क्या दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि उनको दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचार के बाद ऐसी परामर्श देनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या था भाई, लिख देता हूं थोड़ा सा, आदान प्रदान, परामर्श, सहमति नहीं। वहीं दूसरे केस में क्या बोला, परामर्श, सहमति है। ठीक है, हालांकि 2 सदस्यों, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, सलाह देंगे। वहीं तीसरे न्यायाधीश में क्या हुआ, तीसरे न्यायाधीश मामला 1998 में आया, जिसमें बहुसंख्यक न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया है उसके तहत काम होगा। यानी कि अब क्या होगा, अभी तक बात हो रही थी 2 सदस्यों को लेकर, अब क्या हो गया, जो परामर्श है उसमें बहुसंख्यक जो न्यायाधीश होंगे उनका जो विचार होगा उसके तहत कार्य किया जाएगा, उसके तहत परामर्श दी जाएगी। ठीक है, क्लियर। ये थे 3 केसेस, थर्ड केस यहां पे हो गया। ठीक, फिर आया इस संदर्भ में एक अमेंडमेंट लेकर आई सरकार 2014 में, जिसे बोलते हैं एनजेएसी।
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में क्या कर दिया, निरस्त कर दिया और जो इसे संविधान संशोधन हुआ था उसे क्या कर दिया, जीरो घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। अर्थात क्या हुआ कि पुरानी जो सिस्टम था जिसे कॉलेजियम बोला जाता था उसे क्या कर दिया, बहाल कर दिया गया वापस से। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। और जो फोर्थ केस था वो इस संशोधन, जो एनजेसी वाला संशोधन था, इसके बाद उसे लाया गया था। फोर्थ केस के बाद आया, जो फोर्थ केस में बात कर रहा हूं, और ये आया था 2015 में। इसमें कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि केंद्र आर्थिक नई प्रणाली, जो एनजेसी की बात कर रहा है, वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। क्लियर ये पॉइंट क्लियर हो गया, चारों केसेस क्लियर हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जजों की नियुक्ति। जजों की नियुक्ति में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं तो एक क्या होता है, परंपरा होती है कुछ। ठीक है, तो परंपरा के आधार पर क्या माना गया कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, उसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, राइट। और यह व्यवस्था 1950 से लेकर 1973 तक लगातार चलती रही। लेकिन इस व्यवस्था को कब तोड़ा गया, 1973 ईस्वी में तोड़ा गया, जब एएन राय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यानी कि 1973 में इस परंपरा का हनन हुआ। इसी तरीके से 1977 में भी इस परंपरा का हनन हुआ, जब MU वेग को वरिष्ठतम व्यक्तियों के ऊपर, यानी कि उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको छोड़कर। ठीक, क्लियर पॉइंट। यानी कि मुख्य न्यायाधीश से संबंधित, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित एक परंपरा हुआ करती थी, जो लगातार 1975 से लेकर 1973 तक बनी हुई थी। वो क्या थी कि जो भी व्यक्ति वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय में, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था का 1973 और 1977 में हनन हुआ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर पॉइंट। एक मिनट देना। ठीक, चलो ठीक है, आगे वापस। ठीक है, तो हमें क्या समझ आई कि जो परंपरा थी उनका भी हनन हुआ। जो हम बात कर रहे थे अभी लास्ट में, सेकंड जजेस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये बात सेटल हो गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कैसे बनते हैं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उनको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू कौन सा जजमेंट है, ये सेकंड जजेस केस है, इनको बोला जाता है जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस। ठीक है, ये 4 जजेस केस थे। ठीक है, तो अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित मामला सेटल है बाय द सर्वोच्च न्यायालय एंड सेकंड जजेस केस के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं न्यायाधीशों की अर्हता के बारे में, न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, न्यायाधीशों की अर्हता यानी कि योग्यता से संबंधित। तो बहुत ही बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, वह किसी भी न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष एज ए न्यायाधीश काम कर चुका हो। ठीक है, अगर वो न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किए हैं तो वकील के रूप में भी वह उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में कुल मिलाकर 10 साल तक वो कार्य कर चुके हों।
थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की नजर में भी आप एक महान क्या हो, न्यायविद हो, आप बहुत ही ग्रेट जूरिस्ट हो राष्ट्रपति की नजर में, ठीक है। तो भी क्या हो सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में अपॉइंट होने के लिए योग्य हो जाएंगे, अर्हता प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है साहब। ये थी हमारी योग्यता से संबंधित पॉइंट, ठीक। तो ये रहा उच्च न्यायालय वाला पॉइंट, 5 वर्ष और 10 वर्ष वकील के रूप में, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है शपथ से संबंधित। जब हम बात करें शपथ, तो उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश अपना कार्यभार संभालने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा चुना हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति, मतलब जो शपथ लेने के लिए चुना गया व्यक्ति ही क्या करेगा, शपथ दिलवाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब शपथ की बात हो रही है तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस बात की शपथ लेंगे, ठीक है। तो अपनी सच्ची श्रद्धा भाव की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कार्यकाल से संबंधित, न्यायाधीशों का कार्यकाल, ठीक है। तो ऐसा संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल से संबंधित कोई तय नहीं किया है। हालांकि 3 ऊपर हम देख सकते हैं, क्या क्या है वो, कि वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर क्या कर सकता है, त्याग दे सकता है, और संसद की सिफारिश पर इसे हटाया भी जा सकता है। हटाने का प्रोसेस आप सभी को पता है, महाभियोग का प्रोसेस जो होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, अभी नेक्स्ट आएगा जब, ठीक है। लेकिन संसद क्या करती है, महाभियोग के द्वारा सिफारिश करती है राष्ट्रपति को कि आप इनको हटा दीजिए। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 से संबंधित है, और आर्टिकल 61 आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जस्टिस जसवंत वर्मा उन पर महाभियोग चलाने की बात चल रही है, ठीक है। अभी तक हालांकि किसी भी जज के खिलाफ या न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है, लेकिन अभी जसवंत वर्मा के अगेंस्ट महाभियोग लाने की प्रक्रिया की बात चर्चा में है, ठीक है। तो महाभियोग और महाभियोग संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्लियर पॉइंट है, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शपथ और इन सबसे संबंधित चीजें, ठीक। अब बात करेंगे हम न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित, जो हम बात कर रहे थे महाभियोग से संबंधित जो पॉइंट थे वो। तो महाभियोग क्या है, महाभियोग प्रोसेस है जो संसद के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसे राज्य विधायकों द्वारा प्रारंभ या इनिशिएट नहीं किया जा सकता है, संसद के द्वारा ही इसे किया जा सकता है। इन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते, लेकिन वो कब करेगा, अगर संसद सिफारिश करती है, ठीक है। संसद कैसे करेगी, संसद क्या करेगी, दोनों सदनों से उस सिफारिश को विशेष बहुमत से पास कराएगी। विशेष बहुमत क्या होता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं विशेष बहुमत क्या होता है, तो मैं अब नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विशेष बहुमत क्या होता है, ठीक है। तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होगा, ठीक है। और जो उनके ऊपर आरोप लगा है, ठीक है, क्या दुर्व्यवहार है ना, संविधान का उल्लंघन, ठीक है, इन बेसिस के आधार पर उन्हें हटाया जाता है। अगर वो इन सब चीज में संलिप्त पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर देगी संसद, और वो तुरंत प्रभाव से उन्हें हटा देंगे, ठीक है साहब। इसके बीच का गैप समझ लो, जैसे कि सपोज इन महाभियोग का प्रस्ताव था, लोकसभा में लाया गया, ठीक है, लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है। सपोज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये क्या करेंगे, उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास कर देंगे, ठीक है, विशेष बहुमत से पास करेंगे, और बहुमत अभी प्रस्ताव जाएगा लोकसभा के पास, सॉरी राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा क्या करेगी, 3 सदस्य की एक कमेटी बनाएगी, ठीक है,
3 सदस्य की कमेटी बनाएगी, जिसमें क्या करेंगे, ये भी भाग ले सकते हैं, बट ये इन्हें वोट और प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं, अपना पक्ष रखने का इन्हें अधिकार रहेगा। ठीक है, अगर ये कमेटी बोलती है कि हाँ जो आरोप लगे हैं वो सत्य हैं, तो राज्यसभा क्या करेगी, इसे विशेष बहुमत से पास कर देगी। ठीक है, विशेष बहुमत से पास हो जाएगा, ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको अगर अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से सलाह से मिल गई, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसे हटा देंगे, तुरंत भाव से न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन तो उसकी जो प्रस्ताव है उसके लिए भी कुछ क्या है, कुछ योग्यताएं हैं प्रस्ताव की, कि कैसे प्रस्ताव ऐसे कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करें प्रस्ताव की, तो 100 सदस्य लोकसभा में सिग्नेटरी होनी चाहिए और 50 सदस्य राज्यसभा में सिग्नेटरी होनी चाहिए, तभी वह प्रस्ताव क्या माना जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर सभापति के पास जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा भी इसे प्रस्ताव को प्रारंभ कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है। लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, फिर राज्यसभा प्रस्ताव पास करेगी, फिर राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है और ना चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा, फिर राज्यसभा क्या करेगी, विशेष बहुमत से पास करेगी और लोकसभा के पास भेजेगी, वापस से लोकसभा क्या करेगी, कमेटी बनाएगी और जांच करेगी, जांच में पाया जाता है तो उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास कर देगी और राष्ट्रपति के पास रिकमेंडेशन पहुंचा जाएगा, राष्ट्रपति उसे तुरंत प्रभाव से हटा देंगे अगर दोषी पाए जाते हैं। तो अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो क्या होगा, बिल पास नहीं होगा और क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट, क्लियर पॉइंट। ठीक, तो मैंने बात बता दी है पहले ही कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो इस कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं, परंतु वह ना तो वोट देंगे, वो सिर्फ अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, और ना ही उनको कोई अथॉरिटी रहेगी। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर, भारत के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। ठीक है, हालांकि वी रामास्वामी 1991 से जो वी रामास्वामी थे उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था और दोषी सिद्ध हो गए थे, बट वो प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास नहीं हो पाया था, क्योंकि लोकसभा से वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। ठीक है, लोकसभा में उस बिल को सपोर्ट नहीं मिला था। क्लियर है पॉइंट, यानी कि महाभियोग बहुत कठिन चीज है। ठीक है, आप दोषी पाए भी गए तो 2/3 बहुमत आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप क्या होगे, पद से नहीं हटाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेतन और भत्ते को लेकर। वेतन भत्ते को लेकर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, विशेष अधिकार, अवकाश, पेंशन, ठीक है, सबका निर्धारण समय समय पर कौन करता है, संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के दौरान ही, सिर्फ वित्तीय आपातकाल के दौरान ही इसे कम किया जा सकता है, अदरवाइज इसे कम नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको बढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, तो संसद के द्वारा फिक्स किया जाता है, सब सेट किया जाता है। ठीक है, कम नहीं किया जा सकता है, सिर्फ वित्तीय आपातकाल के दौरान, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेष अधिकारों में कमी की जा सकती है। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। आई होप कि पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। अब थोड़ा पेंशन की बात करते हैं। तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, रिटायर्ड जज होंगे, उनकी जो पेंशन बनेगी वो उनके लास्ट मंथ का 50%, यानी कि 50% आधा उनकी सैलरी रहेगी। सपोज करो किसी जज की सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है, और उस जब वो रिटायर होंगे तो उस समय पे उनकी पेंशन कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। इसके अलावा उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, चिकित्सा हो गया, कार हो गया, टेलीफोन हो गया, निःशुल्क आवास हो गया, इस तरह की उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। क्लियर पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यायाधीशों के प्रकार। सॉरी ये तो रह गया, चलो यहां मैं लिख देता हूं न्यायाधीशों के प्रकार। लिखा था मैंने, नहीं लिखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यायाधीशों के प्रकार। तो हम न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं, तो न्यायाधीश 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश रहेंगे। दूसरे रहेंगे तदर्थ न्यायाधीश,
थर्ड रहेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कौन रहेंगे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। थर्ड कौन रहेंगे? सॉरी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, ये थे हमारे 3 प्रकार के न्यायाधीश। इन न्यायाधीशों के बारे में हम बात करेंगे अभी कि कौन कौन से प्रकार के न्यायाधीश का काम क्या होता है, कैसे कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यकारी न्यायाधीश को लेकर। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के कार्यकारी न्यायाधीश का के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करेगा? कौन करेगा नियुक्त? राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश यानी कि कोई न्यायाधीश है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है कार्यकारी, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, है ना, वो कुछ समय के लिए बनाया जाएगा, इसलिए क्या लिखा नाम है? कार्यकारी न्यायाधीश। यानी कि टेम्परेरी न्यायाधीश रहेंगे, वो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे तो मुख्य न्यायाधीश ही, लेकिन टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। ठीक है, ऐसा कब कर सकते हैं? कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। ठीक है, या फिर न्यायाधीश अपने जो कार्य हैं उनको करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है कुछ समय के लिए। समझ लो उनको कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनको बेड रेस्ट बोल दिया 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए डॉक्टर ने, तो क्या करेंगे? उस समय के लिए किसी व्यक्ति को, सॉरी जो न्यायाधीश होंगे, किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर देंगे, और ऐसे न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश कहा जाता है। आई होप कि कार्यकारी न्यायाधीश आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ नाम से पता चला टेम्परेरी। टेम्परेरी यानी काम हुआ और तुम घर जाओ, जैसे कि कमेटी तदर्थ कमेटी होती है, काम हुआ कमेटी का और डिसॉल्व। इसी तरीके से तदर्थ न्यायाधीश होते हैं जब क्वोरम नहीं बन रहा होता है, क्वोरम पूरा नहीं होता है, न्यायाधीश कम है हो रह जाते हैं किसी क्वोरम में। क्वोरम यानी कि बेंच। ठीक है, तो बेंच पूरी करने के लिए न्यायाधीश कम रह जाते हैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी समय के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह राष्ट्रपति से पूर्व सहमति, यानी कि राष्ट्रपति से पहले परामर्श लेगा कि हम उत्तर प्रदेश के या किसी और प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायाधीश को क्या कर रहे हैं? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा उनकी लेना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, लेकिन इसमें एक फंडा यह है कि जिस न्यायाधीश को हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सेवा लेना चाह रहे हैं, जिन न्यायाधीश को, उनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अयोग्य है, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब सपोज करो कि मैंने नहीं, राष्ट्रपति महोदय ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद किसी व्यक्ति को, यानी कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में सेवा के लिए अपॉइंट कर दिया एज ए तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, अब उसके 2 दायित्व हो गए। एक तो वो क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के रूप में भी उच्चतम न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर रहा है, यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर रहा है, वहीं वह उसका एक दूसरा कार्य क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी। ठीक है, तो उसे जो उसकी वैधता होगी, जो प्रायोरिटीज होंगी, वो उच्चतम न्यायालय को अधिक प्रायोरिटीज देनी होगी। ठीक है, ये पॉइंट है। दूसरा, न्यायाधीश सामग्री, उच्चतम न्यायालय को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो शक्तियां हो, चाहे वो स्पेशल उनकी सुविधाएं कुछ भी हो, वो सब उस न्यायाधीश को भी प्रोवाइड की जाएंगी और मतलब प्रदान की जाएंगी। तो ये हो गया तदर्थ न्यायाधीश। अब हम बात करेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि रिटायर्ड जजेस। ठीक है, तो ऐसा होता है किसी भी समय भारत का न्यायाधीश, यानी कि हम बात कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश को लेकर, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी रिटायर्ड जज को कुछ समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है, उसे बोल सकता
है। लेकिन यहां भी फंडा वही है कि वह ऐसा राष्ट्रपति जी से पूर्व सहमति यानी पूर्व परामर्श से वो ऐसा करेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यानी कि इसमें क्या है, इसमें वो हाई कोर्ट का जज है, इसमें पहले से ही वो तो हाई कोर्ट का भी जज हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज पहले से हो सकता है। यानी कि पहले से कोई जज है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो रिटायर्ड होने वाला है, उसकी सर्विस को एक्सटेंशन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा और काम कर लीजिए, ऐसा अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कब करेंगे, राष्ट्रपति की परामर्श लेने के बाद ही। ऐसा नहीं है कि अपने मन से बढ़ा दिया। ओके, डन डन। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये वाले जजेस हैं, इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि इनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं समझा जाएगा, नहीं इनको माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा न्यायाधीशों के प्रकार के पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा स्थान को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के स्थान को लेकर भी एक प्रोविजन है। ठीक है, तो संविधान ने उच्चतम न्यायालय के स्थान को दिल्ली घोषित कर रखा है, सबको पता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान कहां पर है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहां पर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज कमेंट मी, है ना। तो कहां पे है? दिल्ली है। ठीक है, यह अधिकार उसको चेंज करने का अधिकार किसको है? उसके स्थान को चेंज करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को है, परंतु वह ऐसा कब करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व परामर्श के बाद। ठीक है, अर्थात यह व्यवस्था ऐसा नहीं है कि अनिवार्य है, यह व्यवस्था वैकल्पिक है, यानी कर भी लो और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट। दूसरा एक पॉइंट है कि कोई भी कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ है, जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसे कहीं और जाकर स्थापित कर ले। ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता है। ठीक है, यह किसका अधिकार है? यह ओनली भारत के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार है, जो कहीं और अपनी पीठ को क्या स्थापित कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को स्थापित कर सकता है, बट कब? भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही वह ऐसा कर सकता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर। एक मिनट पानी पी लूं मैं, जरा गला सूख गया मेरा। ठीक है, चलो। अरे भाई क्या हो गया इसे? डन। सो ये था हमारा स्थान से संबंधित क्या पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को लेकर, कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ही क्या है? एक तो संघीय न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है वही संघीय न्यायालय है। याचिका के लिए यानी पीआईएल दायर करने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का संरक्षक है, अभिभावक है। ठीक है, इसलिए क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय को दी गई है। इसलिए इसकी स्वतंत्रता और इसके अधिकार बहुत ही अहम है। यानी कि अगर इसकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता है, दबाव इस पर दिया जाता है, हस्तक्षेप इसके साथ होता है, तो क्या होगा? यह बिना डरे या बिना पक्षपात करे न्याय नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि जो संविधान का मूल अधिकार है ना, क्या आर्टिकल 32, अगर प्रभावित होगा तो मूल अधिकारों का जो गारंटर के रूप में वो काम करता है, वो न्याय नहीं दे पाएगा। यानी कि मूल अधिकारों का क्या होगा? हनन होता रहेगा। फिर क्या होगा? संविधान के साथ क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से बेईमानी हो जाएगी। इसलिए जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। ठीक है, किस तरह सुनिश्चित की गई है? पहला पॉइंट जो हम समझते हैं, नियुक्ति का तरीका हम समझ सकते हैं कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ऐसा दुनिया में ही कोई देश होगा जहां पे जजेज ही जज की नियुक्ति करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि स्वतंत्रता बनी रहे और जो मंत्री परिषद है या कार्यपालिका है उसका हस्तक्षेप न्यायपालिका में ना हो। तो आप सभी को पता है, हमने बात की थी नियुक्ति को लेकर, कॉलिज्म को लेकर हम बात कर चुके हैं। अभी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस तरीके से करता है वो हम बात कर चुके हैं, केसेस के माध्यम से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक, नेक्स्ट पर हम समझ सकते हैं स्वतंत्रता की समझ देता हूं। कार्यकाल की सुरक्षा और थर्ड पॉइंट है निश्चित सेवा शर्तें। ठीक, और भी हो सकते हैं छोटी छोटी, जैसे कि संचित निधि से व्यय लिख दो। थर्ड पॉइंट फिफ्थ समझ सकते हैं कि ठीक है, अब मानने के लिए वो दोषी मतलब सजा भी दे सकता है, वो भी लिख सकते हैं, है ना, और छोटी भी है। ठीक है, तो हम वन से स्टार्ट करें। वन हमारा हो गया नियुक्ति समय स्वतंत्रता। नेक्स्ट कार्यपालिका की सुरक्षा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि हमने बात की कि वो अपने 65 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। उन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन उनको हटाना बहुत टफ है। ठीक है, संसद रिकमेंड कर सकती है, बट बहुत टफ टास्क है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है एक बार भी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ है। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का कार्यकाल किसी भी व्यक्ति के या राष्ट्रपति के दया पर निर्भर नहीं करता है, वो अपना कार्यकाल पूरा ही करते हैं। तो कार्यकाल की सुरक्षा उन्हें दी गई है, महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन हटाना बहुत टफ है, आप सभी को पता है। ठीक है, निश्चित सेवा शर्तें। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हम बात कर चुके हैं। वेतन भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन का समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, संसद इनको कम नहीं कर सकती, हालांकि इन्हें बढ़ा सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है, वो एक अलग ही सिनेरियो बनता है, वहां कम किया जा सकता है। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी सिनेरियो में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरी, वेतन भत्ते या विशेष अधिकारों में कमी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संचित निधि से व्यय, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, तो न्यायाधीश हो गए, उन समय उनका कार्यालय हो गया, वेतन भत्ते, ठीक है, जो भी खर्चा है सर्वोच्च न्यायालय का, चाहे वो प्रशासनिक खर्च है, कुछ भी खर्च आएगा, तो वह भारत की संचित निधि, ठीक है, संचित निधि से दिया जाता है। अर्थात इस निधि पर कोई भी संसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम बजट लाते हैं, बजट में मतदान होता है तो कटौतियां होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरी, वेतन भत्ते, विशेष अधिकार, इन सब के मामले में नहीं होता है। यानी कि संसद द्वारा मतदान का ऑप्शन नहीं होता है। जो उसकी सैलरीज होती हैं, प्रशासनिक खर्चे होते हैं, उन सब से लेकर क्या है, वो संचित निधि पर भारित है, जहां पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। यानी कि तो सिंपल महाभियोग एक अलग चीज है ना, महाभियोग को हटा देना है ना। तो महाभियोग के अलावा भारत के जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके आचरण पर कभी भी बहस नहीं हो सकती संसद में या फिर हम बात करें राज्य के विधानमंडलों में भी क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके आचरण को लेकर बहस नहीं हो सकती है। उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, कोई भी व्यक्ति बहस नहीं कर सकता है। ठीक है, राइट। महाभियोग एक अलग सिनेरियो है, महाभियोग में बहस भी होगी, डिस्कशन होगा और वोटिंग भी होगी, और विशेष बहुमत से पास हो गया तो आपको हटाया भी जा सकता है। वो एक अलग सिनेरियो है, वो स्पेशल केस है। ठीक है, लेकिन वो बहुत, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत टफ टास्क है,
क्योंकि अभी तक 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, बहुत जज निकल गए, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी जज पर महाभियोग लगाया जाए। अभी जस्ट देखो वर्मा साहब पे चलेगा, देखते हैं क्या होता है ना, सुन रहे हैं, चर्चा चल रही है। तो जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने आ सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिखने वाला था अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय को खुद ही शक्ति है कि कोई भी उसकी अवमानना अगर करता है तो वह उसको दंडित कर सकता है। अवमानना कैसे? कि उसके कार्य और फैसलों की आलोचना करे, ठीक है, या फिर उसकी कार्य में बाधा पहुंचाए। यानी कि अवमानना भी दो तरीके से होती है, दीवानी और आपराधिक। ठीक है, तो आपराधिक में कार्य करने में बाधा पहुंचाएगा तो वो आपराधिक हो गई, और क्या हो गया, उसके फैसलों की आलोचना करेगा तो वो क्या हो गया, दीवानी मामला बनता है। दोनों ही केसेस में सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए आपको दंडित कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना नहीं कर सकते हैं। अगर आप सही चीजों को सही तरीके से करेंगे तो वो अवमानना नहीं मानी जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जिसे हम समझ सकते हैं कि हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अपने स्टाफ की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय को होती है। यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, सुन लो, भारत के मुख्य न्यायाधीश बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने स्टाफ की नियुक्ति कर सकते हैं, अपने अधिकारी कर्मचारी इन सब की नियुक्ति कर सकते हैं, और वह उनकी सेवा शर्तें भी तय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट थे, और भी पॉइंट्स निकल सकते हैं, जैसे कि उनके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की सकती, यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र है उसे कम नहीं कर सकते हैं, बशर्ते बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कौन करेगा? लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, करेगा कौन? संसद। राज्य विधानमंडल को इस मामले में कोई भी शक्ति नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई, वो थी कार्यपालिका से अलग। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपॉइंटमेंट में कार्यपालिका से अलग है। ठीक है, तो एक ये क्या है, संविधान की मूल संरचना भी है अभी कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना। इससे भी क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्वतंत्रता को क्या बोलती है, मजबूती मिलती है और स्वतंत्रता बनी रहती है। क्लियर पॉइंट? आई होप आपको ये पॉइंट बहुत ही क्लियर लगे होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्र अधिकार। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्र अधिकार, तो जो हम बात कर रहे हैं संविधान में उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हैं उनको व्यापक तरीके से उल्लेख किया गया है, क्योंकि जो संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है वो बाद में बना है। ठीक है, यानी कि नया बना है, तो उससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो बहुत सारे डाल दिए गए हैं, और जो हाई कोर्ट्स हैं, जो पहले हाई कोर्ट थे, उनको वापस से वही पावर्स जो चली आ रही थी पहले वो उनको दे दी। ठीक है, हालांकि जैसे कि अमेरिकी उच्च न्यायालय की तरह ना केवल संघीय न्यायालय है बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, जैसे कि जो प्रीवी काउंसिल होता था पहले, अपील का मैक्सिमम हाउस है ना, तो इस तरीके से भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो अपील करने का मैक्सिमम न्यायालय है, मतलब अपर लेवल है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, वो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट पे कौन बैठा? सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकी उच्च न्यायालय की तरह न केवल संघीय न्यायालय है बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि उस सदन तक जो अपील करने का अंतिम न्यायालय है, जिसकी प्रीवी काउंसिल होता था पहले। अभी ब्रिटेन के अगर एग्जाम्पल करूं, ब्रिटेन ऑफ लॉर्ड्स में यह होता है कि वहां पे अपील वहां हो रही है। ठीक है, तो भारत का न्यायालय क्या है? अपील के मामले में एपेक्स है, टॉप मोस्ट है, उसके द्वारा दिया गया फैसला सेटलमेंट फाइनल होता है। ठीक है साहब, क्लियर? तथा दूसरा पॉइंट क्या है? यह है भारतीय संविधान का और भारतीय नागरिकों के अधिकारों का। ठीक है, मूल अधिकार और संविधान दोनों, तो यार संविधान के अंदर ही मूल अधिकार है ना, लेकिन मैं अलग से बोल रहा हूं क्योंकि मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और की फीचर है हमारे संविधान का। ठीक है, तो व्याख्या करता है और उसका गारंटर भी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने परामर्श भी देता है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, शक्तियां अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में इन चीजों को। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल कुछ नहीं कहा मैंने सिर्फ ये कहा है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो शक्तियां हैं, जो उसके क्षेत्र अधिकार हैं, उनको व्यापक तरीके से लिखा हुआ मेंशन किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट है, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है, दूसरा
अपील करने का वो टॉप मोस्ट क्या है, न्यायालय है। इससे ऊपर आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर उसके बाद हम राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं क्षमता शक्ति के लिए ना, वो उस पर हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यायालय के लिए बात कर रहे हैं ना। तो आप अब ये उठा के ले जाना कि राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं क्षमता शक्ति के लिए, वो अलग चीज हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ न्यायालय को लेकर, ठीक है। तो यह व्याख्याकर्ता भी है संविधान का, अभिभावक भी है, गारंटर भी, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे क्षेत्राधिकार हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। तो हम उन क्षेत्राधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या है, मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा का न्यायालय, फिर छोटे मोटे जो रीजन्स हैं उनको अन्य में डाल दिया है, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूल क्षेत्राधिकार को लेकर, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? तो मूल क्षेत्राधिकार जब हम बात कर रहे हैं तो शब्द विशेष मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, यानी कि मूल न्याय क्षेत्र का मतलब क्या है, वर्ड क्यों लिया है मूल न्याय क्षेत्र, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि किसी अन्य न्यायालय को उन विवादों से निपटने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि मूल क्षेत्र का क्या हो गया, ऐसे अधिकार जिनमें सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार है निपटने का, समझ रहे हो। तो सिर्फ वो ही क्या रहेगा, मूल अधिकार रहेगा, मूल क्षेत्राधिकार है वो। यानी किसी अन्य न्यायालय को इसमें शामिल नहीं होना है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। यह सिर्फ कौन सेटल करेगा, यह सिर्फ सेटल किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर क्लियर पॉइंट। ऐसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं, जैसे कि केंद्र हो गया एक पक्ष, दूसरा क्या हो गया, एक या एक से अधिक राज्य हो गए, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या समझना, केंद्र हो गया या फिर कोई स्टेट हो गया, सिंपल, ठीक है। या फिर दो या दो से अधिक राज्य हो गए, एक सब दो स्टेट हो गया, फिर इधर स्टेट हो गए, यानी कि स्टेट वर्सेस स्टेट हो गया, सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया, या फिर सेंटर वर्सेस एक या एक से अधिक राज्य हो गए। इन चीजों से निपटने के लिए कौन है भाई, इन चीजों से निपटने के लिए कौन है भाई, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है। और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है तो इसका मतलब कौन सा अधिकार हो गया, मूल क्षेत्राधिकार। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई भी न्यायालय इस मामले में नहीं इन्वॉल्व होगा, कोई भी इस मामले को सेटल नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे कौन से विवाद हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र नहीं है, ठीक है, मतलब मूल क्षेत्राधिकार के रूप में नहीं है। देखने में लगेगा लेकिन होगा नहीं। कौन कौन हो सकता है विवाद, जैसे कि कोई संवैधानिक संधि हो गई, कोई समझौता हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, या कोई विवाद हो गया, कोई समझौता है, वो सब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते। आपको देखने में लगेगा कि देखो संधि है, दो स्टेट के बीच में लगा दो, मूल क्षेत्राधिकार नहीं, वो मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। यानी कोई संवैधानिक संधि है, समझौता है, विवाद है, सनद है, ठीक है, क्लियर। तो ये मूल न्याय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एक पॉइंट आ जाए कि अंतरराज्य जल विवाद, क्या यह मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा है, जी नहीं, ये भी नहीं है। वित्त आयोग से संबंधित कोई मामला है तो नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच खर्चों से संबंधित याद रखना, तो भी यह मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूं। एक और छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए कि केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी भी नुकसान की भरपाई से संबंधित अगर कोई केस आता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वह भी मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा नहीं है। मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से देखेगा, राइट। लेकिन जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूं, बाद में संधि हो गया, समझौता हो गया, है ना, कोई संवैधानिक संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वित्त आयोग हो गया, अंतर जल विवाद हो गया, केंद्र राज्य के बीच कोई वाणिज्यिक विवाद है, ठीक है ना, कोई वित्त संबंधी मामला है, इन सब में पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे, वो प्रोसेस, फिर पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक। फिर आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। मूल क्षेत्राधिकार होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के पास ही जाएंगे, किसी और न्यायालय को इसमें अथॉरिटी ही नहीं होगी। जैसे कि कौन सा हो गया, सेंटर वर्सेस स्टेट कोई केस है जो सर्वोच्च न्यायालय सेटल करेगा, ठीक, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। कौन सा जी, कौन सा बाबू, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार यानी कि न्यायाधीश कौन सा, रिट संबंधित जो हम पढ़ते हैं, उस क्षेत्राधिकार की यहां पे बात होगी। तो संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में स्थापित किया है। आप सभी को यह बात मैंने बता दी है पहले ही। उसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण,
है ना, प्रतिषेध, अधिकार पक्षा, इन सबको हम पढ़ चुके हैं बाबू। ध्यान दीजिए, क्लास में अटेंटिव रहेंगे तो कुछ सुना सुना सा लगेगा, अदरवाइज फिर निकला निकला सा लगेगा, उड़ गया। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय इन सबको जारी करता है। इन सब के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को यह मूल न्यायिक अधिकार में आता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल न्यायिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार के हनन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वह उसका मूल न्यायिक अधिकार है। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, यानी कि भारत के नागरिक अपने मौलिक अधिकार के हनन होते देख डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि पहले आप लोअर कोर्ट जाइए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाइए, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड देन जाइए सुप्रीम कोर्ट। यह प्रोसेस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार है। मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार से संबंधित। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ठीक। दूसरा पॉइंट, एक दूसरा इसी संबंधित, क्योंकि ये न्याय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए आता है आर्टिकल 32, वही हाई कोर्ट के लिए होता है 2 to 6। ये आप सभी को पता है। तो उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार के क्रियान्वयन, मूल अधिकार के मतलब हनन के मामले में ही क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। बट जब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को लेकर, हाई कोर्ट को लेकर जब हम पॉइंट उठाते हैं, आर्टिकल 2 to 6 की जब हम बात करते हैं, तो उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं अधिकार से संबंधित, तो हमें उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के पास जो पावर्स हैं वो ज्यादा ब्रॉड दिखती हैं, अधिक पावरफुल दिखती हैं, क्योंकि वह दोनों ही प्रकार के अधिकारों की बात करता है, चाहे वो विधिक अधिकार हो चाहे वो मौलिक अधिकार हो। ठीक है, तो विधिक अधिकार के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है उच्च हाई कोर्ट, और मौलिक अधिकार के संबंध में भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 to 6। बट जब बात होगी मौलिक अधिकार की, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार, और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अंतर इतना है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल न्यायिक क्षेत्र है, उच्च न्यायालय का यह मूल न्यायिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? ये हो गया यहाँ पे खत्म। अब आता है नेक्स्ट हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो हम अभी बात कर चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय न केवल संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि प्रीवी काउंसिल जो पहले हुआ करती थी अपील करने की उच्चतम संस्था, उसका उत्तराधिकार है। अर्थात आज का जो हमारा क्या है उच्चतम न्यायालय है, वह अपील करने का टॉप मोस्ट संस्था है जहां पर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो संवैधानिक अपील हो, चाहे वो दीवान अपील हो, चाहे वो आपराधिक मामले की अपील हो, चाहे वो विशेष अनुमति द्वारा अपील हो। हम चारों ही प्रकारों के अपील के मामले में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, टॉप मोस्ट संस्था है जहां पर हम देखते हैं कि अपील की जाती है। अब मैं बात करूं अपील, संवैधानिक मामला, आपराधिक मामले में अपील, दीवानी मामले में अपील, और फोर्थ है हमारा स्पेशल विशेष अधिकार अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील। चारों ही प्रकार की अपील के मामले में हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, टॉप मोस्ट संस्था है, यानी कि उच्चतम अपेक्स बॉडी है जहां पे आप अपील कर सकते हैं। अब हम बात करें संवैधानिक अपील। संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय से प्रभावित करता है तो विधि का, जैसे कि इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया, उसमें विधि का कोई पूरक, यानी कि क्या कह सकते हैं, जुड़ाव है ना,
ऐसा कुछ है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, क्लियर। या फिर अगर कोई अनुचित फैसला उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है तो उसके सुधार के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, और मैं बात करूं दीवानी मामले को लेकर, दीवानी मामलों में उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है, चाहे वो सामान्य महत्व का प्रश्न हो, चाहे निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो। दोनों ही परिस्थितियों में आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपील करने में। ठीक है ना, आपको लगता है कि मैं निर्दोष हूं तो अपील कर दीजिए, क्या कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया मेरे खिलाफ तो अपील कर दीजिए, क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं ना। ठीक है, वही मैं बात करूं आपराधिक मामले में, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आरोपी व्यक्ति के दोष को पलटकर, ठीक है, दोष को पलटकर सजाए मौत दे, कोई व्यक्ति था निर्दोष घोषित किया गया है ना, अब उसकी क्या है केस को पलटकर आपकी सजाए मौत दे दी। एक तरफ तो निर्दोष था, दूसरी तरफ क्या कर दिया, उच्च न्यायालय ने उसे सजाए मौत दे दी, तो भी आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अपील करके। ठीक है, या फिर ऐसा हो कि किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा हो, उच्च न्यायालय ने उसे मंगा के और व्यक्ति को दोषी दे दिया हो, दोषी कर दिया हो, या फिर सजाए मौत दे दी हो, तो भी क्या कर सकते हैं आप, तो भी सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, या फिर ऐसा कुछ है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह मामला जाना ही चाहिए। ठीक है, कुछ विधि संबंधी ऐसा फंस रहा है कि यह केस सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले दो केस हैं आप देख रहे हैं, हमने बात की अभी संवैधानिक मामले की बात की, आपराधिक मामले की बात की, दीवानी मामले की हमने बात की, 3 मामले की हम बात कर चुके हैं। राइट, क्लियर है, 3 मामले की हम बात कर चुके हैं। आपकी समझ में आ रहा है या फिर खिचड़ी ऐसी पक रही है ना। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। ठीक है, चिड़ियों के लिए नहीं बोलूंगा, जगना रात भर पड़ता है, मेहनत बेमिसाल करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया एक चुटकुला सा। चलो अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। हमने 3 प्रकार के मामले देखे, 3 प्रकार की अपील के बारे में हमने जाना। अपील 4 प्रकार की थी, 3 प्रकार को हमने समझाया, चौथी अभी मैंने पार्किंग में लगा रखी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की तो 2 अपील हैं, फर्स्ट और 2, यानी कि संवैधानिक मामला और आपराधिक मामला। ये तो मामले हैं, इनमें आपको अपील अधिकार स्वरूप मिलती है, यानी कि ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। ठीक है, 1 मिनट यार, जब मैं 1 मिनट, सॉरी माफ कीजिए मित्रों, एक चीज है मेरे को करेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, इरेजर तो ये रहा ना, मैं कहाँ घूम रहा हूँ डस्टर लेके। हाँ, मैं वही तो कह रहा था, अपराध वाले में अधिकार कैसे हो सकता है, अपराध वाले में अधिकार नहीं होगा। तो जो संवैधानिक मामला है ये, और दीवानी मामले संबंधी जो अपील होगी, ये 2 होंगे आपके अधिकार। यहां पे अपील करने का आपको अधिकार रहता है, ये आपका अधिकार है अपील करना। ठीक है, वहीं जब बात होती है आपराधिक मामले में, आप अपील कर सकते हैं, बट यह आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कि ये आपका राइट नहीं है। ऐसा नहीं कि ये आप अपील नहीं कर सकते, अपील आप कर सकते हैं, बट ये राइट के रूप में आपको नहीं मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि ये अधिकार नहीं है। तो क्या करेंगे इस समय पे, क्या होगा, उच्च न्यायालय एक नोट लगा के देगा अपील के लिए, आप अपील शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब पैर थक गए भाई। ठीक, क्लियर, क्लियर पॉइंट। ब्रेक ले लो 1 मिनट के लिए, लेना है तो, क्योंकि अभी तो आधा टॉपिक कवर हुआ है, 59 मिनट की क्लास हो चुकी है ना। तो थोड़ा सा और साथ दीजिए मेरा, फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय टिप्सों पर आ जाएगा। ठीक है,
हम्म। चलो बैक टू वर्क, ब्रेक ओवर। अब आते हैं नेक्स्ट अपील, जो है हमारी विशेष अनुमति की अपील। कौन सी? विशेष अनुमति की अपील। ये अलग अलग हो जाएगा। विशेष अनुमति की अपील पर अब हम आएंगे। ठीक है, तो यह क्या है? उच्चतम न्यायालय के पास एक विशेष अधिकार है जो अपना विशेष मत अनुमति के प्राप्त अपील को दे सकता है। उसको अधिकार है कि विशेष विशेष अनुमति के द्वारा अपील प्राप्त वो कर सकता है। ठीक है, ये उसके पास क्या है? एक पावर है, ये विवेक अधिकार है उसका, किसी के अंडर काम नहीं करता है, खुद का क्या है? अधिकार से वो लेता है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या है? ये राइट है उसका, क्या है? विवेक अधिकार है, किसी के अंडर में ये काम नहीं करता है, या किसी की सलाह पर ये जो अपील है ये वो नहीं लेता है। विशेष अधिकार प्राप्त अपील वो खुद के मन से लेता है, खुद के विवेक से लेता है, मन से ही कहेंगे हम तो। ठीक है, ऐसा कब कब होता है? जब किसी फैसले में इसका क्या हो? अंतिम हो, या फिर किसी मामले से संबंधित हो, जैसे संवैधानिक हो गया, दीवानी, आपराधिक, आयकर, राजस्व, वकील, कोई भी किसी भी संबंधित मामला जुड़ा हुआ हो, इस तरह की अपील वो ले सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी न्यायालय का या फिर के खिलाफ, या उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जरूरी नहीं, सबके खिलाफ। ठीक है, छोटा न्यायालय है, जिला अधिपति पर कोई भी है, जिला स्तर पर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह अपील जो विशेष अनुमति द्वारा अपील है जो प्राप्त वो करता है, यह अपील सिर्फ उस न्यायालय के खिलाफ ही नहीं, सबके खिलाफ ले सकता है, चाहे वो पंचायत क्यों ना हो। ठीक है, एक अपवाद है सैन्य न्यायालय को छोड़कर, सैन्य न्यायालय को छोड़कर वह यह अपील नहीं ले सकता, सैन्य न्यायालय पर लागू नहीं। सैन्य न्यायालय पर यह लागू नहीं होता। ठीक है, हालांकि यह तुम्हें दिख रहा है काफी व्यापक है। ठीक है, क्योंकि विवेक अनुसार सकती है ना, सबसे बड़ी बात तो विवेक अनुसार है। ठीक, क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उच्च न्यायालय के महाअधिवक्ता को बारे में हम जानना है। उससे पहले हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के एक और अधिकार के रूप में सलाहकार क्षेत्र। एक मिनट रुकना, मेरे को अभी रह गया है ना भाई, अभी लोगों न्यायालय रह गया, ये पॉइंट रह गए छोटे छोटे, 3-4 पॉइंट। ठीक है, अभी रह गए हैं, तो ये पॉइंट हमने पूरा नहीं किया है, अभी नया बोर्ड लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सलाहकार क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है सलाहकार क्षेत्राधिकार, और ये आता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 143 के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का राय देने का भी एक क्या है? क्षेत्राधिकार है, यानी कि उच्चतम न्यायालय कैसा है? सलाह भी देता है। ठीक है साहब, ये पॉइंट सलाह भी देता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत सलाह कौन लेता है? इनसे इनसे लेते हैं राष्ट्रपति साहब। कौन लेता है? राष्ट्रपति साहब इनसे सलाह लेते हैं। कब कब लेते हैं? जब इनको लगता है कि यह मुद्दा सार्वजनिक महत्व का है, जिस पर विधिक प्रश्न उठे हैं, तब राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं। या फिर कोई पूर्व में संधि है, समझौता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इससे संबंधित भी क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति साहब। ठीक है, यानी कि इनका एक और कार्य है सर्वोच्च न्यायालय का, सलाह देने का। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? मैंने बताया सार्वजनिक महत्व का मामला, और दूसरा पॉइंट था कोई संधि पूर्व में है ना, पूर्व संधि, ऐसा नहीं है प्रेजेंट की संधि, पूर्व संधि। संधि प्रसंविदा है ना, समझौता हो गया एक पॉइंट। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं इस पॉइंट को लेकर? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझाने का पॉइंट ये है कि फर्स्ट वाले में जो प्रथम बिंदु है, इसमें सलाह दे भी सकता है, सलाह दे सकता है,
या फिर मना भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला मामला है संधि समझौता, भाई यहां पे क्या है, अनिवार्य है सलाह देना। क्या है, अनिवार्य है सलाह देना। सलाह देना क्या हो गया, अनिवार्य है। एक मिनट सही से लिखता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। अनिवार्य सलाह, अरे यार सही लिखने नहीं बोला था, अनिवार्य है सलाह देना। ठीक है, दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय की सलाह सिर्फ सलाह होती है, राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट। तो मेरे पास कोई मुझे बताएगा, ऐसा कोई है क्लास में जो मुझे एटलीस्ट एक दो एग्जाम्पल बताए जब सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दी हो। ठीक है, जो उसका परामर्श क्षेत्राधिकार है उसके आधार पर सलाह दी हो, ऐसा कोई है भी पॉइंट याद कर पा रहे हैं? कोई व्यक्ति, कोई बच्चा याद कर पा रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुछ सलाह दी हो, किसी पॉइंट को लेकर सलाह दी हो? कुछ याद आ रहा है? हाँ भाई, कुछ याद आ रहा है तो भाई मेरे, अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ था 2013 का, जिसे घोटाला बोल रहे हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। सबसे लेटेस्ट 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें भी अपनी सलाह दी थी। ठीक है, वह घोटाले सलाह नहीं दी थी, घोटाले इसमें सलाह नहीं दी थी, इसमें इस टॉपिक से संबंधित, स्पेक्ट्रम से संबंधित सलाह दी थी। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि जो नीलामी है उसे बाध्यकारी बना दिया जाना चाहिए सभी क्षेत्रों के लिए, ये एडवाइस दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अभिलेख का न्यायालय। कौन सा? अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख का न्यायालय बेकार लगा, ठीक है। अभिलेख का न्यायालय, तो आप सभी को पता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई कार्रवाई या उसके द्वारा दिए गए फैसले अभिलेख या साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है, और इन अभिलेखों का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? जो उच्च न्यायालय है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो इन सब का प्रयोग करते हैं, इन पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, हालांकि दूसरा, इसके पास अवमानना को पता ही नहीं कि इसकी जो अवमानना करता है उसे यह दंडित भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक कि 6 वर्ष के लिए जेल भी भेज सकता है। समझ रहे हो तुम कितनी बड़ी पावर है कि जो कुछ कोई मतलब ऐसा हो गया कि मेरा कोई अपमान करेगा तो मुझे ही पावर है कि मैं किसी को क्या दंड दे सकता हूं। समझ रहे हो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे किसी ने अपमानित किया और मुझे ही अथॉरिटी हो कि मैं इसे सजा दे दूं। तो समझ रहे हो आप कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसी चीजों को देख के, है ना? ठीक, तो मैं ये बात कर चुका हूं पहले ही कि न्यायालय की जो अवमानना है वो 2 प्रकार की होती है। अवमानना सिविल भी होती है और आपराधिक भी होती है। ठीक है, सिविल अवमानना का मतलब स्वेच्छा से फैसले, आदेश या न्यायाधीश की अवहेलना आप कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे, तो वो क्या हो गया? सिविल अवमानना हो गया, दीवानी अवमानना हो गया। वही आप अगर आप कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित कर रहे हो जो क्या है, न्याय व्यवस्था को कमतर आंकती है, आप क्या कर रहे हो? आलोचना कर रहे हो, कमतर उसकी व्यवस्था को बदनाम कर रहे हो, राइट? या फिर जो कार्य संचालन न्यायिक प्रक्रिया है उसको आप सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे हो, उसमें बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, या फिर जो न्याय प्रशासन है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? ये आपराधिक अवमानना में आता है। ठीक है, तो अवमानना को हमने 2 चीज में देखा, अवमानना दीवानी और आपराधिक, दीवानी और आपराधिक। ठीक है, दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आप ठीक किसी मामले का निर्दोष प्रकाश या फिर उसका वितरण कर रहे हैं, न्यायिक कार्रवाई को सही निष्पक्ष और उचित आलोचना आप कर रहे हैं, यानी कि आप तरीके से आलोचना कर रहे हैं, आलोचना करने का भी तरीका होता है, आप तरीके से काम कर रहे हैं,
तो वह न्यायिक अवमानना नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, क्या था, क्या छूट गया अभी, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यायिक समीक्षा। ठीक है साहब, न्यायिक समीक्षा को हम देखेंगे, यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी नियुक्त है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि अपने निर्णयों को चेंज करना, अपने निर्णयों को रिव्यू करना। ठीक है, तो केंद्र व राज्य दोनों ही स्तरों पर विधायी एवं कार्य आदेशों की अपनी संवैधानिकता की वो जांच कर सकता है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर जो उसके निर्णय हैं उनकी वो जांच कर सकता है। ठीक है, जो विधिक है वो विधिक है, और जो विधिक सम्मत नहीं होगा उनको क्या कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है या फिर शून्य घोषित कर सकता है। ये सिर्फ न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा सिंपल वर्ड है कि अपने जो निर्णय दिए गए हैं उसके द्वारा पास्ट में उन सबको रिव्यू कर सकता है, और जो शून्य उसको लगता है, जो संवैधानिक जो कानून सम्मत नहीं है उनको शून्य घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्लियर पॉइंट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट और एक और होता है अनियमिक अदर्श को लेकर क्या पॉइंट्स है, अदर्स छोटे पॉइंट है अन्य में। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद का निपटारा करेगा। मतलब ये अब हम समझ रहे हैं, ये जो दिए गए क्षेत्राधिकार थे हमारे ये वाले, इन सब से अलग है, इन सब का हिस्सा नहीं है, ये अलग है, बिल्कुल स्पेशल है, जो अन्य में रखे गए हैं। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो विवाद का विषय होगा उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यह इसका मूल अधिकार है। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा हूं मैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के अगर आचरण पर कोई आचरण या व्यवहार पर कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय सिफारिश करेगा तब राष्ट्रपति उसको हटाएंगे या फिर जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश, राष्ट्रपति हटाएंगे तो यूपीएससी का चेयरमैन या फिर सदस्य कब हटाता है, जब सर्वोच्च न्यायालय उनको रिकमेंड कर दे। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की रिकमेंडेशन क्या होती है, यहाँ पे मैंडेटरी होती है, बाध्यकारी होती है। सर्वोच्च न्यायालय की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने पूरे जो पुराना फैसला है उस पर अडिग रहे। ठीक, तो ये ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को कोई और रिव्यू करे, तो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय खुद ही करता है। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय खुद ही एक सुधार संस्था के रूप में भी काम करता है। सुधार संस्था यानी कि खुद के निर्णयों को रिव्यू करने की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर इसे बोला जा रहा है सुधार संस्था। जैसा कि हमने देखा कि केशव भारती केस 1973 में हुआ था, जिसने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ केस 1967 में जो हुआ था उसको पलटकर फैसला दिया। ठीक है, वो फैसले में क्या था, कैसे था, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कि उच्च न्यायालय में सपोज करो कोई केस है जो उच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है, तो उच्चतम न्यायालय उसे अपने पास मंगवा सकता है और उसे सॉल्व कर सकता है, सेटल कर सकता है, या फिर किसी अन्य न्यायालय में भी उसको ट्रांसफर कर सकता है। ये उसके पास अथॉरिटी होती है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अदर्स पावर है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है भारत के संविधान में। क्लियर पॉइंट, क्लियर। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, डिग्री उसके द्वारा दी जाती है, जो आदेश उसके द्वारा दिए जाते हैं, वो पूरे देश में लागू होते हैं, पूरे देश में लागू होते हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे वो न्यायिक हो। ठीक है, दोनों मामले में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान की इकलौता व्याख्याकर्ता कौन है व्याख्याकर्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कितनी बार बताऊं मेरे दोस्तों, कितनी बार बताना पड़ेगा मुझे, अब बोर होने का नंबर स्टार्ट होने वाला है, मुझे ऐसा लगने वाला है। ठीक है,
क्लियर? बस छोटा सा रह गया, जल्दी कवर कर दूंगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा, डन। मुझे लग रहा था ये क्लास बहुत लेंदी जाएगी, लेकिन मैंने क्या करा, थोड़ा सा लिख रखा था ना पहले से, तो ये थोड़ा टाइम कम लग रहा है इससे, ठीक। अदरवाइज मैं वन में लिखता तो बहुत टाइम निकल जाता, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा था थोड़ा थोड़ा कि कुछ लिख देता हूँ, कुछ ऑन टाइम लिख लूंगा, है ना। तो क्या था, हम क्या अपन डिस्कस कर रहे थे कि भारत के संविधान का इकलौता व्याख्याकर्ता कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। क्लियर पॉइंट? क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि, अरे ये तो हो गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी ब्रो। हाँ, अब आगे हम न्यायालय में काम करने वाले अधिवक्ता कितने प्रकार के होते हैं? वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अन्य अधिवक्ता, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो वकील होते हैं, जिन्हें हम अधिवक्ता वकील बोल रहे हैं, वो कितने प्रकार के? वरिष्ठ अधिवक्ता हो गए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं और अन्य अधिवक्ता होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता। तो वरिष्ठ अधिवक्ता वैसे अधिवक्ता होते हैं उच्चतम न्यायालय में, उन्हें एक तरह से ऐसे अधिवक्ता होते हैं जो किसी भी अधिवक्ता को उसके निर्णय में ख्याता विदिता हो। पहले तो ये बताओ, वरिष्ठ अधिवक्ता कौन मान्यता देता है? कौन देगा मान्यता? तो कौन देगा बताइए, जल्दी बताइए, मुझे 1 मिनट दो इतने। बताइए जल्दी से। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो उच्चतम न्यायालय कुछ अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है, ठीक है। तो वो ऐसे अधिवक्ताओं को मान्यता मिलती है जो अपने क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त विजेता हो, कानूनी मामले में बहुत पारंगत होते हैं, बहुत विशिष्ट होते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत उनको एक्सपीरियंस होता है और संविधान के मामले में बहुत ज्यादा उन्हें ज्ञान होता है, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है, ठीक है। वही ऑब्वियस सी बात है, वो बार काउंसिल सदस्य भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बार काउंसिल के सदस्य नहीं है ना, मतलब बेसिक है, मतलब ठीक। तो इनका क्या फायदा है? तो भाई फायदा क्या, मेरे को तो नुकसान सा लगता है कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं वह बिना किसी अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड, यानी कि बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की सहायता के वह किसी भी बहस में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ऐसा अधिवक्ता किसी भी न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, या हम बात कर लें किसी भी न्यायालय को समझ लें, या हम समझ लें किसी प्राधिकरण में भी वो उपस्थित नहीं हो सकते, न्यायाधिकरण में भी उपस्थित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनको किसी भी बहस में अगर शामिल होना है, कहीं भी पार्टिसिपेट करना है, कहीं भी उपस्थित होना है, तो इनके साथ चाहिए एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। क्लियर पॉइंट? यानी कि ये अपनी बात रखेंगे तो इनको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए होता है, ठीक। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो केवल इस प्रकार के ही जो अधिवक्ता होते हैं वह उच्चतम न्यायालय में किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, फाइल रख सकते हैं, या फिर किसी पार्टी की तरफ से क्या कर सकते हैं, पेश हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं। यानी कि ओरिजिनल वकील तो यही हो गया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर हो जाते हैं तो इनको एक एडवोकेट चाहिए होता है, ठीक है, सहायता के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है अन्य अधिवक्ता। तो अन्य अधिवक्ता वे अधिवक्ता होते हैं जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी भी बार काउंसिल में दर्ज हो, ठीक है। हालांकि ये भी किसी भी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज या मामला दायर करने का अधिकार इन्हें हालांकि नहीं होता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ ये किसी पार्टी की तरफ से उच्चतम न्यायालय में पेश हो सकते हैं, बहस हो सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ अधिवक्ता अधिनियम 1961 में क्या है, इनकी उपस्थिति है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। यानी कि बार काउंसिल के सदस्य हैं सिर्फ,
अब हम बात करेंगे थोड़े से अनुच्छेदों को लेकर कि अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हुआ है। तो भाई मेरे सिंपल सिंपल जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 124 कहता है आर्टिकल 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात करता है। तो भाई पहले होगा गठन, उच्चतम न्यायालय का गठन होगा 124 से में, ठीक है। तो 124 में ही अमेंडमेंट किया गया था NJAC 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उसके बाद 4 जज केस आया था 2015 में, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आया था 124A के अकॉर्डिंग, ठीक। दूसरा 124B आयोग के कार्य कहता है, 124C ऐसे याद कर सकते हैं सीधा, ठीक। तो 124 में सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिएगा 124, जहां ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन या स्थापना, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 124 सुप्रीम कोर्ट की गठन या स्थापना, आप ये वाला अनुच्छेद याद रखेंगे। उसके बाद आता है न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। यानी कि पहले होगी स्थापना और फिर आएगा जजेस का वेतन, ठीक है। जब वेतन आएगा तो फिर आएगा जी जजों की नियुक्ति। हम बात कर रहे हैं कार्यकारी जजों की नियुक्ति, कार्यकारी जज की नियुक्ति। याद है ना कार्यकारी जज कौन सा होता है? ये CJI होता है बाबूजी, जो टेम्परेरी अपॉइंट किया जाता है कि नियुक्ति संबंधित, ठीक है। एक मिनट, क्या कर रहा है, क्लियर पॉइंट। तो हमने देखा 124 उच्चतम न्यायालय का गठन, पहले गठन होगा, फिर क्या होगा, न्यायाधीशों का वेतन सेट किया जाएगा, फिर आएगा हमारा मुख्य न्यायाधीश, फिर आएंगे हमारे तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति आएगी जी फिर, और फिर आएगा हमारा स्पेसिफिक केस, उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त, यानी कि सेवानिवृत्त वाले भी आ गए जी अब की बार। न्यायाधीश की नियुक्ति या उपस्थिति समझ लो, उपस्थिति समझ लो, उपस्थिति लिख देता हूं भाई, उपस्थिति लिख लो, नियुक्ति समझ लो, एग्जैक्ट वर्ड तो उपस्थिति है, बाकी आप इसे याद करने के लिए नियुक्ति से भी जोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें करना है कॉन्सेप्ट से याद। हमें भाई रट्टू तो नहीं बनना है कि पहले पहले वर्ड लिख लिए और फिर रट्टू तो की तरह कर दिया काम, ऐसा काम ना करेंगे हम करेंगे कॉन्सेप्ट से काम, ठीक है। तो हमने बात कर ली, अब आएंगे 129, 129 क्या कह रहा है बाबूजी, 129 कह रहा है अभिलेख न्यायालय के रूप में। अभी एक बार लिख दूं मैं, फिर इससे दोबारा से एक बार रिकॉल कराऊंगा, सो याद हो जाएगा बेटा एक बार में, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल है, अभिलेख न्यायालय के रूप में, ठीक है। 130 पे आ रहा है हमारा उच्चतम न्यायालय का आसन, तो बकवास से कुछ जरूरत नहीं है। अब देखिए कैसे हम इसे याद कर सकते हैं, इन चीजों को कैसे याद करेंगे इसे। देखो 124 में क्या आ रहा है, पहले स्थापना हो रही है, ठीक है, स्थापना होगी पहले, फिर क्या होगा भाई, फिर न्यायाधीशों का वेतन सेट करना है, ठीक है, न्यायाधीश को सेट हो गया सबका, फिर मुख्य न्यायाधीश यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करना है, फिर तदर्थ न्यायाधीशों की, यानी पहले कार्यकारी न्यायाधीश, फिर तदर्थ न्यायाधीश, फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और फिर अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। दोबारा सुन लो, पहले स्थापना, फिर वेतन, ठीक है, फिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, पहले और सेट किया, फिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, फिर क्या करना है, फिर तदर्थ वाला आएगा, फिर सेवानिवृत्त आएगा, फिर अभिलेखागार आएगा। यहां तक क्लियर है ये बात। और फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 क्या करता है, मूल क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, यहां से स्टार्ट होगा क्षेत्राधिकार के मामले में जो बातें हैं, ठीक है। यहां से आगे आप देखेंगे क्षेत्राधिकार से संबंधित चीजें आएंगी, ठीक है। और बहुत सारे अनुच्छेद हैं, क्योंकि हमारा अनुच्छेद
124 से 147 तक जाता है। ठीक है, क्लास की लेंथ बढ़ रही है। मैं सारे अनुच्छेद लिखकर क्लास के साथ मर्ज कर दूंगा। सो डोंट टेक टेंशन फॉर दिस, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत एनर्जी के साथ आज मैंने क्लास की, मुझे बहुत मजा आया। आई होप आपको भी सेम मजा आए जब आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस कि आपने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू वेरी मच।